हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो क्लास। हाय क्लास 3। तो हमने पिछले वीडियो क्लास में क्या देखा? कालिया, यस, कृष्णा एंड कालिया। वी कंप्लीटेड अवर दैट टॉपिक and I will send you all the questions answer. Okay, so don't worry about that. So today we are going to start our new poem. Okay, so what's the name of our new poem? Can you imagine what's the name of our new poem? As you can see on the screen that the boy is here, है ना। यहाँ पे एक बच्चा है और वो कहाँ पर है? वो झाड़ के ऊपर जो झूला बंधा है यहाँ पे उसके ऊपर है वो बैठा हुआ। So what's the name of our new poem? Quickly guess. Yes, our new poem's name is The Swing. Yes, the poem's name is The Swing, and this poem is written by R.L. Stevenson. Okay, तो पोएम के पोएट कौन है? पोएट मतलब जो पोएम लिखता है। ओके, सो किसने लिखी है ये पोएम? द स्विंग। स्विंग मीन्स झूला। यस, तो झूला ये पोएम किसने लिखी है? R.L. स्टीवेंसन। सो आज हम किस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल प्लेजर्स, मतलब छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है उनके बारे में है आज हम सीखने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मैं आज आपको ये बता दूं कि आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारी पोएम को रीड करेंगे एक बार, उसके बाद में मैं आपको स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन दूंगी, लेकिन उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी करूंगी। वाई? क्योंकि हम हमारी हाफ ईयरली सेमेस्टर जो होता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के करीब आ चुके हैं। 1 नवंबर से 11 नवंबर या फिर 15 नवंबर के बीच में हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। 1st वीक ऑफ नवंबर तो कंपलसरी है ना। सो 1 नवंबर से 1st वीक ऑफ नवंबर से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अब हाफ ईयर के बाद हम 4th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं। यस, we are going to in the 4th standard, and in 4th standard we have to know about what is exactly the meaning of the particular words. Yes, so it's needed to you that we have to enhance our vocabulary, है ना। हमारी vocabulary को हमें enhance करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिंदी में तो समझाऊंगी, हिंदी में पोएम का एक्सप्लेनेशन दूंगी, लेकिन उसके बाद में मैं इंग्लिश में इसे बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करूंगी। और आपको क्या करना है, सिर्फ काम माइंड से, बहुत ही शांति से आपको क्या करना है, इस वीडियो को सुनना है। और जो भी समझ में आया ठीक है, और नहीं समझ में आया, सर के ऊपर से गया तो भी कोई बात नहीं। ओके, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्योंकि हमें 4th स्टैंडर्ड में जाना है, और 4th स्टैंडर्ड में जाना है इसका मतलब वी हैव टू बी वेरी वेरी नोन अबाउट अवर लैंग्वेज, अबाउट अवर इंग्लिश। ओके, सो लेट्स सी टुडेज पोएम द स्विंग। ओके, सो as you can see here, this is your poem. So first of all I will read the whole poem. So how many stanzas are there in your poem? I think there are 3 stanzas. Yes, first stanza is having 1 2 3 4 lines, second stanza is again 1 2 3 and 4 lines, and the third stanza is again 1 2 3 and 4 lines. It means that how many lines in your poem? Yes, there are 1 2 and 3 stanzas. Lines means 3 4s are 12. So how many lines in your poem? There are 12 lines. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 lines are in your poem. Okay, so now let's continue with our poem The Swing. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टांजास पूरे रीड करेंगे, उसके बाद में 1 by 1 हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। सो क्या है पोएम में? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, आई डू थिंक इट द pleasantest thing ever a child can do, up in the air and over the wall, till I can see so wide, river and trees and cattle and all over the countryside, till I look down on the garden green,
down on the roof so brown. Up in the air I go flying again. Up in the air and down. So this is our poem and I think that इसमें कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ पे नहीं है. ओके, सो अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगता है तो आप उसे अंडरलाइन करके रख सकते हो. सो फर्स्ट स्टांजा इज दैट हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. So first आंसर क्या कह रहा है कि तुम्हें किस तरीके से स्विंग में बैठना पसंद है. जब हम स्विंग के ऊपर जब बैठते हैं तो किस तरीके से हम मूव ऑन करते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं. यस, तो जब हम ऊपर जाते हैं, कोई हमें जब हम स्विंग करते हैं तो कोई अगर हमें पीछे से स्विंग करवाता है तो हम जैसे ही ऊपर जाते हैं तो हमारे जो हाथों के रोमटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं. यस, इनो फीलिंग आती है वहाँ पे. मीन्स वी हैव टू फील दैट हाउ द विंड इज़ ब्लॉसमिंग टू अस, है ना. वो जो हवा होती है वो हवा हमें महसूस होती है और हम जैसे ही ऊपर एयर में जाते हैं तो एयर कैसा दिखता है, सो ब्लू दिखता है. यस, और उसके बाद में ओ आई डू थिंक इट द प्लेजेंट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू. सच में ये बहुत ही प्लेजेंट थिंग होती है, बहुत ही खुशी मिलती है इसमें से कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमें उस हवा की वजह से हमारे अंदर एक ऐसा जोश आ जाता है और इतनी हमें खुशी होती है कि जिसे कोई भी छोटा बच्चा डिस्क्राइब नहीं कर सकता है. क्योंकि जब हम झूले में बैठते हैं तो हमें झूले में बैठने का तो बहुत शौक़ होता है, मुझे तो है. तो जब हम झूले में बैठते हैं तो जैसे ही ऊपर जाते हैं तो एयर एकदम से ब्लू दिखने लगती है हमें. यस, जो स्काई होता है वो तो ब्लू दिखती है लेकिन एयर भी ब्लू होने का हमें महसूस होता है. उसके बाद में ये जो हम ऊपर जाते हैं ना तो इतनी हमें खुशी मिलती है, इतना प्लेजर मिलता है उसमें से कि कोई भी ये प्लेजर डिस्क्राइब नहीं कर सकता है. देन अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल till I can see so wide, river and trees and cattle and all over the countryside. ओके, तो जैसे ही हम ऊपर हवा में जाते हैं स्विंग करते हुए, जैसे ही हम ऊपर हवा में जाते हैं दीवार के ऊपर तक अगर हम चले जाएं तो हमें सब कुछ कैसा अजीब सा दिखता है ना. जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सब कुछ वाइड दिखता है. मीन्स जो चीज़ें हमारे नज़दीक होती है वो हमें बहुत ही ऐसे करीब से दूर होती हुई दिखती है. यस, उसके बाद में जो रिवर होते हैं, जो ट्रीज़ होती है वहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे स्क्रीन पर वहाँ पे वॉल तो है, यहाँ पे कैटल है. यस, उसके बाद में ट्रीज़ है, रिवर है. तो वो रिवर, वो ट्रीज़, वो कैटल और जो कुछ भी चीज़ें वहाँ पे होंगी ओवर द कंट्री साइड मीन्स जहाँ पे आपका स्विंग है, जहाँ पे आपका झूला है, वहाँ से वो सारी चीज़ें ऐसी वाइड होते हुए दिखती है. मतलब हम उनके पास से जाके दूर हो जाते हैं. तो वो एक इमेजिनेशन कैसी होती है, बहुत ही प्लीजेंट होती है. हमें इनो फीलिंग मिलती है कि वाओ, हाउ मच इज़ दिस अनडिस्क्राइबल मोमेंट एंड एवरीवन वांट्स टू बी हैव द स्विंग ऑन दैट पर्टिकुलर. यस, सभी को ऐसा लगता है कि झूले में बैठना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हम झूले में बैठते हैं तो जैसे ही जब हम ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड से हम जैसे ही ऊपर जाते हैं तो एयर में हमें ब्लॉसम्स महसूस होते हैं और उसके बाद में हम जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं तो सारी चीज़ें हमारी नज़दीक आती है. लेकिन जैसे ही हम हवा में जाते हैं तो सारी चीज़ों के नज़दीक हम जाते हैं. यस, उसके बाद में जैसे ही हम पीछे आते हैं सारी चीज़ें फिर से अपनी जगह पर हमें दिखती है. यस, सो दिस इज़ अबाउट द सेकेंड स्टांजा. नाउ थर्ड स्टांजा क्या है? टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. So till I look down on the garden green. तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ गए सारी चीज़ें हमें वाइड होने लगती थी, दिखने लगती थी. क्योंकि हम जैसे ही स्विंग करते जाते हैं किसी की तरफ तो वो सारी चीज़ें हमारे नज़दीक आती है ऐसे लगता है. लेकिन हम जैसे ही बैक हो जाते हैं, टर्निंग बैक हो जाते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप
उनकी जैसी पोजीशन में थी वैसे दिखती है। तो जैसे ही गार्डन के अंदर हम स्विंग कर रहे थे तो गार्डन फिर से हमें ग्रीन दिखने लगता है, एकदम ग्रीन कलर का दिखने लगता है। उसके बाद में जो छत की हमारी जो छत होता है, जो रूफ होते हैं, वो फिर से सो ब्राउन दिखने लगते हैं। और उसके बाद में हम इसी तरीके से क्या करते हैं, स्काई में अप जाते हैं फिर डाउन आते हैं, अप जाते हैं फिर डाउन आते हैं। यस मीन्स आप एक बार जब झूला झूलेंगे तो डेफिनेटली आपको ये फीलिंग तो आने ही वाली है कि जैसे ही हम झूले में बैठते हैं हमें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जैसे ही हम झूले के ऊपर बैठ के जैसे ही आकाश में, एयर में फ्लेव होने लगते हैं, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है हम कि हवा में फ्लाई कर रहे हैं और सारी चीज़ें वाइड हो रही हैं। सारी चीज़ें जैसे ही ऊपर हम जाते हैं सब चीज़ें नज़दीक आने लगती हैं और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो नीचे की चीज़ें हमसे दूर हो जाती है, लेकिन स्काई जो होता है वो हमसे नज़दीक आने लगता है और वहाँ से हम सारी चीज़ें जो ज़मीन पे वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें हमें छोटी छोटी दिखने लगती है। उसके बाद में जैसे ही हम टर्न बैक हो जाते हैं तो फिर से वो सारी चीज़ें हमें एज इट इज़ दिखने लगती हैं। सो जो ये प्लेजर होता है वो प्लेजर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ जब हम छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें स्विंग करना हो, जैसे कि नाग पंचमी में हम स्विंग करते हैं। यस, तो वो स्विंग करने का अपना ही एक अलग प्लेजर होता है, अलग मोमेंट होता है और उसमें हमें इतना मज़ा आता है कि वो हम कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हम सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि जैसे वो हमें इतना प्लेजर दे रही है, इतना प्लेजर दे रही है कि उसके अलावा हम कोई और चीज़ देखते ही नहीं है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें हमें इतना आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है कि जो खुशी हमें कोई चीज़ में नहीं मिलती है। सो दिस इज़ अवर पोएम। नाउ आई विल टेल यू ऑल द मीनिंग इन इंग्लिश। ओके डियर स्टूडेंट्स, so now I will tell you everything in English. Okay, so first of all I want to share you the summary of the poem. So the Swing is by Robert Louis Stevenson. R.L. Stevenson is a simple profession of love for the joys of swinging told from the perspective by a young speaker. Okay, the poem begins with the speaker asking the listener how much they like to swing up into the blue air. This is a rhetorical question as seen by the speaker's quick response. They love it more than anything and think it is the best thing a child could spend their time doing. Then in the next stanza, the child speaker describes how when they are swinging at their highest height, they are able to see over a wall and into the countryside beyond. There are farmlands and farm animals all waiting to be discovered. On the way back down, they see the brown roof of their home. The descent is dragged out by the long O sound. Yes, O sound. Which sound? O sound. Utilized by Stevenson. But once they reach the bottom, they quickly escape from the mundane and travel back up into the sky. So the first stanza of the poem, the first stanza is the how do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it is pleasantest thing ever a child can do. So in the first stanza of this piece, the speaker begins by asking a question. This question and the lines the follow make it clear that this speaker is a young child. The speaker is young child
It is unclear who the intended listener is supposed to be. It could also be a child or another adult the speaker is excitedly talking to. The question this child asks is about swinging up in the air so blue. Swinging up in the air so blue. This phrase up in the air is repeated throughout the poem. It appears in each stanza and begins a total of 4 lines. It is a perfect example of anaphora. He or she wants to know how much the listener likes to do this. There is no room for a reply as the speaker goes right into their own answer. They think that it is the pleasant thing that a child could do. There is nothing else that brings one more pleasure than the freedom of flying on the swing. तो जो पोएम है उसके अंदर रिपीटेडली ये लाइंस आई है. अप इन द एयर सो ब्लू के बाद में क्या लिखा है यहाँ पे? यस, द lines are very repeating here. Up in the air, up in the air, up in the air. Yes, up in a swing. तो ये सारी चीज़ें क्यों रिपीट की हुई है? क्योंकि जो यंग चाइल्ड है यहाँ पे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि सभी को जब छोटे होते हैं तो सभी को झूला झूलना बहुत पसंद होता है और वो जो मेमोरी होती है वो अनमेमोराइजेबल होती है. यस, सो उसके बाद में नेक्स्ट स्टांजा है अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड rivers and trees and cattle and all over the countryside. So the first line of the second stanza. The swing begins with the refrain up in the air and over the wall. The speaker is imagining the best moments they have had on the swing. यस, ये सबसे बेस्ट फीलिंग है उनके लिए. क्यों? क्योंकि जब हम स्विंग करने के लिए ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारे जो हाथों के रोमटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि हवा इतनी तेज़ लगती है. यस, द स्पीकर इज़ इमेजिनिंग द बेस्ट मोमेंट्स they have had on the swing and the joy they felt when they rose so high they could see over the wall. This gives the reader one simple detail about the setting. It is enough to where one can assume this swing is located within a distance of a structure, perhaps a house or the बाउंड्रीज ऑफ अ फार्म और गार्डन. तो ये क्या बता रहा है? ये जो वॉल यहाँ पे जो वर्ड आया है ये वॉल वर्ड क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वॉल कहाँ पे होगी? या तो वो गार्डन में होगी, यस, या तो वो हाउस के पास होगी या फिर फार्म हाउस के पास कहीं पर होगी. यस, तो वहाँ पे जो वॉल होगी उसके ऊपर से जो झूला जाता है उसकी फीलिंग यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही है सेकेंड स्टांजा में. ओके, so when the child swings with the high they are able to see so wide. In the flashes they get of the land beyond the wall they see rivers and trees and cattle and all. क्या क्या दिखा उन्हें वहाँ पे? रिवर्स दिखी, ट्रीज दिखी, कैटल दिखे और बहुत कुछ दिखा. They are wild images, things that can only be seen at least from the perspective from the swing. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से दिखने वाली थी? ऊपर से swing से दिखती थी. Yes, it is clear that the swing gives the child a sense of power that he or she does not have when they are on the
ग्राउंड। ऐसी फीलिंग ग्राउंड पर होते तब आती है क्या? नहीं। जब हम ऐसा महसूस होता है कि हम फ्लाई कर रहे हैं तब ये फीलिंग बच्चों के अंदर आती है। यस, दे गेट अ व्यू ऑफ ओवर द कंट्री साइड। येस, ओवर द कंट्री साइड की फीलिंग वहाँ पे आती है। व्हेन द स्विंग द चाइल्ड्स डे टू डे अर्थली लाइफ डिजॉल्व्स एज देयर height increases. Yes, then the third stanza, the last, the concluding stanza is, till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. In the final four lines, Stevenson utilizes the bouncing motion of the rhyme and rhythm to simulated that the up and down progress of the swing. The child has risen up to see over the wall, and then as the swing started to fall, they look down and see the garden green. This clarifies as bit more of the setting. The swing is in a garden and it is the garden wall. The child is looking over. On the way back down, the child also sees the roof so brown. It is the opposite of the countryside, as it is dark and familiar. It is part of the child's home and it represents safety and the mundane everyday. Likely it quickly floats away again. The last two lines both begin with the phrase up in the air. As long as the child has the energy to push the swing, they will continue in this arc, up above the wall and then back down below. The poem concludes without a real conclusion. It is clear that the joy of swinging is going to continue on for a while longer as the swing goes up and down. तो ये जो पोएम है एग्जैक्टली इसके अंदर यहाँ पे बहुत बार अप इन द एयर ये जो फ्रेज़ है वो यूज़ किया हुआ है। तो अप इन द एयर एवरी स्टांजा में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी अप इन द एयर यहाँ पे भी है। उसके बाद ये इस लास्ट टू स्टांजा के जो टू लाइन्स है उसमें भी है। तो अप इन द एयर और ज़ोर से झूला दो, ये वाली फीलिंग जो होती है वो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही है। और यहाँ पे कोई एंड बता रहा है क्या कि मतलब बच्चे को झूले से उतरने के बाद कैसा लगा? नहीं, क्योंकि जो स्विंगिंग की प्रोसेस है वो अप डाउन इस तरीके की है। यस, तो अप डाउन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है और वो एंड नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका एंड अगर किया तो उसमें इतने सारे अनकाउंटेबल थिंग्स हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो बच्चा जब झूले में बैठता है तो उसे एक ऐसी फीलिंग आती है जो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, और जब वो ऊपर की तरफ जाता है, वॉल के ऊपर से जब जाता है तो वो कंट्री साइड में हो गया ऐसा लगता है। वहाँ से उसे रिवर, ट्रीज, कैटल और सारी चीज़ें दिखने लगती है एक साथ, और जैसे ही वो पीछे की तरफ आता है फिर से ऐसा लगता है कि वो ज़मीन पर आ गया है, और ज़मीन पर आने के बाद उसे सिर्फ ग्रीन गार्डन दिखता है। यस, और वहाँ से उसे जो छत है वो चॉकलेटी कलर की या फिर बहुत ही डार्क कलर की दिखने लगती है, और इस तरीके से ये पोएम डिस्क्राइब हुई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई थिंक यू पीपल नाउ अंडरस्टूड द पोएम द स्विंग। अब आपको मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी एक्सप्लेन किया है, तो आई थिंक अब आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर गाइज। वी विल मीट वेरी सून in our next video class. We have to go towards our next part, and the next part is the brave heart from Azamgarh. Okay, this is our 7th topic. We have to complete it in 2 days or maybe in the
tomorrow's video class. Okay dear students, so take care, good luck, bye bye, see you in the next video class with our new topic, the Braveheart from Azamgarh.